लास्ट क्लास में हमने एनर्जी लेवल तक डिस्कस किया था, और एनर्जी लेवल ये जो बताया था इसको बड़ी अच्छी तरह से आपको करना है। कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। जैसे हम ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं, मैं इन चीजों की अभी आपको डेफिनेशन बताऊंगा। एक ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं, एक एक्साइटेड स्टेट किसे कहते हैं, एक डेफिनेशन होती है जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जा सकता है। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं इसमें ये सब यूज हो रही होती हैं बात। हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कई बार बोल देते हैं। इंटरकन्वर्टेबल है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक दूसरे में। एक और डेफिनेशन मैं आपको भी बताता हूं जिसको कहते हैं हम एक्साइटेशन एनर्जी। ये चार डेफिनेशन काम किए हैं, और जो हमारा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। एक होती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को हम सेपरेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। अगर हम किसी बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी ये एक ही बात होती है, और इसको आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट हम रख सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम अभी करते हैं शुरू। जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट वो किसी इलेक्ट्रॉन की स्टेट है जो ओरिजिनल है या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है। पहली डेफिनेशन में बता रहा हूं आपको। पहली डेफिनेशन ग्राउंड स्टेट, हमने कोई एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, हीलियम लिख दिया, लिथियम लिख दिया, इसका हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, न्यूक्लियस हुआ ये। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हीलियम न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल हैं, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम का एक न्यूक्लियस है, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये वाली जो स्टेट हम लिखते हैं ये ग्राउंड स्टेट ही है। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, किसी इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी जो किसी ऑर्बिट में घूमते हुए, कौन से ऑर्बिट में, जिसमें वो नेचुरली रहता है, वहां रहते हुए जो उसकी एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। तो इट इज लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इन ए शेल। इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली शेल में ही रहेगा, कहीं और तो रहेगा नहीं, तो इसकी ग्राउंड एनर्जी कहलाती। जैसे अगर मैं आपसे हाइड्रोजन के लिए पूछता हूं, हाइड्रोजन के लिए n = 1 के लिए जो एनर्जी आएगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी n = 1 के लिए हमने कैलकुलेट कितनी की थी, 13.6, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी एनर्जी। अगर हम यही हीलियम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो भाई फॉर्मूला बताया था एक, याद होगा आपको। अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, एनर्जी के फॉर्मूले की बात करते हैं,
एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी की भी अलग अलग शेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है और हम उसकी एनर्जी निकालना चाहते हैं तो ये निकालेंगे, ई एन शेल में है इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर। ये एनर्जी की बात है। और ये जो एनर्जी है इसमें Z क्या आएगा, Z आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। N क्या आएगा, जिस शेल की बात हम कर रहे हैं या ऑर्बिट की बात कर रहे हैं या एनर्जी लेवल यहां पर हम उसको बोल रहे हैं। तो N की वैल्यू 1 रख दी मैंने, Z की वैल्यू 1 रख दी। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, जब मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। कौन से शेल के लिए मैं जानना चाहता हूं, 1 शेल के लिए, तो 1 स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -13.6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी जो हो गया वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस लगाने का मतलब ये है कि इतनी एनर्जी यहां से लिबरेट हो जाएगी जब हमने इसमें लोकेट किया, यानी हमें बाहर से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। माइनस आप लगा दो तो मीनिंग उसका आपको बस पता होना चाहिए, बात तो मैग्नीट्यूड की है कि इतनी एनर्जी है। माइनस टर्म तो इंडिकेट करता है कि एनर्जी दी जा रही है कि ली जा रही है। इसका मतलब है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने में देनी पड़ेगी आप। यही काम अगर मैं हीलियम के लिए कर लेता हूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर तो है 2, Z की वैल्यू हीलियम के लिए 2 आ रही है। और जो हमारे पास शेल नंबर है वो शेल नंबर है 1, N की वैल्यू 1 जानना चाह रहे हैं हम। तो यहां मैं Z रख सकता हूं, N रख सकता हूं। ये वैल्यू जब मैं यहां पर रख दूंगा तो इसके लिए कैलकुलेट किया जा सकता है एनर्जी को। और एनर्जी जो हीलियम पॉजिटिव 1 पॉजिटिव के लिए आएगी, हीलियम 1 पॉजिटिव में ही तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर शेल में, तो ये आ जाती है हीलियम के लिए एनर्जी He1 पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए एनर्जी है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड कितना है, 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई शेल नंबर 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये आ जाना चाहिए 4, कैरी हो गया 2, 54.4 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतना मैग्नीट्यूड एनर्जी का आपको देना पड़ेगा इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। और ये ग्राउंड स्टेट काउंट हो रही है, जहां ये है वहां के लिए। हां, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम अपने फर्स्ट शेल में नहीं है, ओरिजिनली तो ये कहां रहता है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन रहता है पहले शेल में। लेकिन अगर आपको n इज इक्वल टू 2 के लिए निकालना हाइड्रोजन के लिए, तो ये इसका ओरिजिनल शेल नहीं है, इसको तो पहले शेल से मुझे यहां भेजना पड़ेगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट होगी इस इलेक्ट्रॉन की। शेल नंबर 2 इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इफ इट इज एग्जिस्टिंग इन सेकेंड एनर्जी लेवल। तो ये एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से हटकर हायर एनर्जी लेवल में आ गया है। एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी ग्राउंड स्टेट, दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं।
दूसरी डेफिनेशन है एक्साइटेड स्टेट। किसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट? किसी एटम के इलेक्ट्रॉन की वो स्टेट जब अपनी ग्राउंड स्टेट वो छोड़कर हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है तो दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से उठकर यहां जंप कर गया, ये हटाना पड़ेगा मुझे, अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो इसको हटाना पड़ेगा। अगर यहां पर जंप कर गया ये, तब मैं इसको बोलूंगा कि ये एनर्जाइज्ड स्टेट है। कई सारी हो सकती है एनर्जाइज स्टेट, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है। हाइड्रोजन के लिए एक्साइटेड स्टेट या एनर्जाइज स्टेट क्या क्या होंगी? वन तो नहीं होगी, वन तो उसकी ग्राउंड स्टेट है। एन इजिकल टू 2 हो जाएगी, एन इजिकल टू 3 हो जाएगी, एन इजिकल टू 4 हो जाएगी। समझ आ गई बात? अब मैं कैसे इसको डिफाइन करूं? फॉर एन एटम, हायर energy level shells, that means other than ground state for an electron is known as excited state. For example, for hydrogen atom, ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट हो गई 1, n is equal to 1। excited state n is equal to 2, 3, 4, 5 and so on। हम क्या बोल सकते हैं? इमीडिएट बाद वाली जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो कौन सी होगी? n+1 होगी। एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? पहली एक्साइटेड स्टेट एन, अगर ये 1 है तो 2 हो जाएगी। अगर पहली एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट, पहली ग्राउंड स्टेट अगर 1 है तो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी 2। पहली अगर ग्राउंड स्टेट 2 है तो एक्साइटेड स्टेट पहली हो जाएगी हमारी 3। 2 से कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1 में नहीं आएगा, एक्साइटेड स्टेट में मैं पहुंचा रहा हूं, ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा तो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो अब मैं इनके नाम अगर लिखता हूं, जैसे मुझे लिथियम के लिए लिखना है, लिथियम के लिए एक्साइटेड स्टेट लिखनी है, ये पॉजिटिव हो गया, लिथियम 3 पॉजिटिव होता है, एक 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए इसमें, एक इलेक्ट्रॉन हो गया सेकंड शेल में। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 2। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट कितनी है? 1 है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट कितनी है? 1 है। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई कौन है पहला इलेक्ट्रॉन? पहला इलेक्ट्रॉन है ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन है ये लिथियम का शेल नंबर 2,
शेल नंबर 2 इसका ग्राउंड स्टेट काउंट होगा थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन ये आना चाहिए नंबर 2, शेल नंबर 2। मैं अगर इसको हायर में भेजता हूं, हायर में भेजूंगा, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 3 के लिए जो एक्साइटेड स्टेट आएगी वो क्या आनी चाहिए? एक्साइटेड स्टेट फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन। पहली एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी 4, दूसरी एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी 5, तीसरी एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी 6, 7 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ये इसके बाद तक प्रोसीड होता रहेगा। बात समझ आ गई है? ये लिथियम, ये मैंने शायद गलत लिख दिया। फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थर्ड लिखा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो थर्ड है, लेकिन ये जो शेल नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन तीसरा है। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट इज 2 और एक्साइटेड स्टेट 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी। ये एक्साइटेड स्टेट चलती रहेगी। ये दो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद जो डेफिनेशन नाम से पता चल रहा है, आयोनाइजेशन, पोटेंशियल, मिलता जुलता टर्म है आयोनाइजेशन, एनर्जी। अब लेकिन फर्क भी है दोनों में। क्या फर्क होगा वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले हम सिर्फ इस वर्ड की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। एक कोई भी एटम है, कोई एटम लेते हैं, लिथियम लेते हैं। लिथियम, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, माइनस कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, लिथियम 1 पॉजिटिव बना। ये प्रोसेस जो किया मैंने, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। ये एटम है न्यूट्रल, और ये आयन है। आयन बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। द प्रोसेस इन विच वी फॉर्म एन आयन फ्रॉम एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे तब आयोनाइजेशन नहीं होगा। डेफिनेटली एनर्जी देनी पड़ेगी ना। ये एक लिथियम एटम मैंने लिया, चूज किया, सिलेक्ट किया। यहां पर 3 प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस में इसके, कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे, इससे न्यूक्लियस से तो मतलब नहीं है। शेल नंबर 1 में कॉन्फ़िगरेशन 2-1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तीनों पहले में ही लिख दूं क्या? नहीं लिखा जाएगा। 2-1 कॉन्फ़िगरेशन में एक ऐसा लिखा मैंने। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये वाला निकलेगा ना पहले, या नहीं इसे छोड़ दो, ये वाला निकालेंगे हम। तो जी लाइन में लगे हुए हैं ये सारे, पहले ये निकलेगा। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है। इन दोनों की एनर्जी, इन दोनों में से कोई दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, तीसरा। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जब माइनस इलेक्ट्रॉन किया हमने तो इसको एनर्जी दी होगी। कहां किया इलेक्ट्रॉन? ये तो शेल नंबर 2 में, 2 से 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, इनफाइनाइट शेल में भेज दिया, बिल्कुल बाहर निकाल दिया इस इलेक्ट्रॉन को। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन एटम से पूरी तरह से बाहर निकल जाए, मींस कौन से शेल में पहुंच जाए? ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है, ये शेल नंबर 4 है, ये शेल नंबर 5 है, ये शेल नंबर 6 है। होते होते इनफाइनाइट शेल हो गया ये। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटकर इनफाइनाइट शेल में पहुंच जाएगा, दैट मीन्स एटम से बाहर चला जाएगा, तब हमारे पास बचेगा लिथियम 1 पॉजिटिव।
लिथियम 1 पॉजिटिव के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब इसका इलेक्ट्रॉन तो बाहर प्लेस कर चुका, उसके लिए हमें कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी जो मैंने इसको बाहर से दी, एनर्जी की बात कर रहा हूं अभी, पोटेंशियल भी मैं चेंज करके बताऊंगा इसको। ये दो तरीके से बोल रहे हैं बस हम, एक जगह आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं, इसी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल देते हैं। ये ई इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन क्या है? व्हेन वी टेक वन एटम, कैसा होना चाहिए एटम? अकेला एटम। अकेला एटम मतलब वो कहीं किसी के साथ बॉन्डेड ना हो। अगर मैं हाइड्रोजन का आयनाइजेशन करने की बात कर रहा हूं तो वाटर मॉलिक्यूल में नहीं, हाइड्रोजन मस्ट बी सेपरेटेड, अलग हो हाइड्रोजन अकेला, इट मस्ट बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड अकेला एटम चाहिए मुझे। उसके आसपास दूसरे हो सकते हैं लेकिन वो बॉन्डेड ना हो उसके साथ। इसका 1 मोल होना चाहिए। एक अकेले एटम की तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 1 मोल होना चाहिए। इफ वी टेक 1 mole of atom which are isolated and in gaseous state, ये गैस स्टेट में होने चाहिए एटम। बहुत बात तक की बात बता रहा हूं, यहाँ बहुत लॉजिकल चीजें हैं। ये जो मैं डिस्कस करूंगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, बहुत बात तक यूज होता है। हम इसे हर चैप्टर में हर जगह पर कंसेप्ट है इनफैक्ट। यहाँ तो हम काम चला लेंगे ठीक है आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल करके, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी की मैं इसलिए डिटेल आपको बता रहा हूँ। जब हम किसी एटम का 1 मोल लेकर उसे आइसोलेट कर लें, अलग कर लें, बॉन्डेड बॉन्डेड ना हो वो, और वो गैसेस स्टेट में हो, तब जो एनर्जी मुझे इसको देनी पड़ती है, क्या बनाने में? एक आयन बनाने में। कैटायन बनेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कैटायन बनेगा। एक पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये अलग हो गया। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी नाउ इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from 1 mole of atom which must be isolated and in gaseous state. This amount of energy is called as ionization energy. The energy required to remove one electron from outermost shell of an atom ये एटम कैसा होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, शॉर्ट करा दी मैंने ये डेफिनेशन, एंड गैसेस होना चाहिए। ये एनर्जी का जो अमाउंट आपने
कैटायन बनाने के लिए यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम टू फॉर्म कैटायन। अब ये जो कैटायन बनेगा वो गैसेस स्टेट में ही बनेगा और 1 मोल का ही बनेगा, आइसोलेटेड ही बनेगा। अंडरस्टूड है? ये सारी बातें इसके लिए भी हैं। गैस स्टेट है, आइसोलेटेड है, एंड ये 1 मोल ही है। ये जो एनर्जी यूज की है आपने, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। ये है डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन नहीं सुनाओगे मुझे फ्यूचर में? किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाने में जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम के 1 मोल से इलेक्ट्रॉन हटाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ आ गई है ये सबको? ये दो टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी के लिए हम ये दो टर्म इस्तेमाल करेंगे। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, उसको हम एक और तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं डेफिनेशन ही लिखा रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल आएगा, चार्जेस का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन must be accelerated एक्सेलरेटेड का मतलब उसे चलाना है, आगे मूव कराना है किसी वेलोसिटी से, फ्रॉम रेस्ट such that its kinetic energy become equal to ionization energy of the atom is called as ionization potential of that atom। कोई हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब दोनों पर अलग अलग चार्जेस होते हैं, तब इनके बीच में डिफरेंस इन पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण कोई इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो मैं न्यूट्रल प्लेट्स के बीच में रखता हूं, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, या दोनों में चार्जेस बिल्कुल बराबर हैं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। परफेक्टली यहां जितना पॉजिटिव इधर है उतना ही पॉजिटिव इधर है, यहां बीच में इलेक्ट्रॉन रखा है, तो ये तो मूव नहीं करेगा, ना तो इधर करेगा ना इधर करेगा, क्योंकि ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, और बराबर बराबर खींच रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। एक ज्यादा पॉजिटिव है, एक कम पॉजिटिव है, अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया।
ये किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। मूव करने का मतलब है चल पड़ा, मतलब एक्सेलरेशन मिल गया इसको। वही बात हमने कही है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, मस्ट बी एक्सेलरेटेड, मतलब चल पड़े, वो डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ चल पड़ेगा। अब चाहे यहां ज्यादा पॉजिटिव कम पॉजिटिव ले लो, यहां एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो, हमें तो डिफरेंस से मतलब है, अंतर से मतलब है। चाहे मुझे अगर 5 का अंतर लेना है, चाहे ये 100 एंड 105 है, चाहे ये एक 10 है एक 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से मुझे मतलब है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने किन्हीं दो प्लेट्स के बीच में रख दिया इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, और जब ये एक्सेलरेट करेगा तो मूव करेगा, मूव करेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम वी स्क्वायर से मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना तेज मूव करेगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना स्लो मूव करेगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, डिपेंड कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाए जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी है इस एक एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन की। किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी अभी बताई थी क्या है, सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट शेल में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेटली 1 मोल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, और हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करते हैं। इट इज काउंटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी में काउंट करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम है, जैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है, कर चुके हो आप इस बात को, समझ लेना बस इसे अच्छी तरह से। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी इसकी एनर्जी निकाली थी, 1 शेल के लिए हाइड्रोजन Z=1 है, N=1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 में ही रहता है। तो एनर्जी मैंने निकाली थी इसकी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट भी कह सकते हो, एक ही तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इतनी ही एनर्जी आपको इसको देनी पड़ेगी। ये किसके बराबर है, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। माइनस का मतलब क्या हुआ, बाहर से इतनी एनर्जी ला करके अगर इसको दोगे तो ये यहां से आगे निकल जाए, इनफाइनाइट शेल में पहुंच जाएगा, ये यहां एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले और भी कैलकुलेट किया था आयोनाइजेशन। तो अब मैं अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपना आंसर लिखूंगा तो माइनस नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो एनर्जी तो बाहर से आपको इसको देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू 13.6। और अगर मैं हीलियम के लिए ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलता हूं फॉर हीलियम, तो Z कितना हो गया हीलियम के लिए, 2 हो गया। N की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था वही फॉर्मूला लगाते हुए, -13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z²/N²। ये एनर्जी जब मैं, तो 4 2 टू द रेज 2 मल्टीप्लाइड बाई -13.6, तो ये आ गया था हमारा हीलियम के लिए 54.4 वोल्ट। ये जो आया है ये इसकी एनर्जी है। इतनी एनर्जी अगर आप इसको दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर लोकेट कर जाएगा, मतलब अपने शेल को छोड़कर बाहर चला जाएगा, एटम को छोड़कर बाहर चला जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे कि ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है,
अगर मैं इसको इस टर्म में कर रहा हूं, ये एनर्जी दोनों बराबर हैं, यही आयोनाइजेशन एनर्जी है, यही आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। फर्क क्या हुआ फिर, अंतर क्या हुआ, डेफिनेशन का फर्क क्या बोल रहा हूं मैं, कि मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस मैं इतना क्रिएट करता हूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितने वोल्ट का मैं अंतर रखूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाए कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें बिल्कुल, ये बात मत, ये शब्द बोलना ही मत कि कॉम्प्लिकेटेड है। हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर चीजों को आप मुश्किल बता रहे हो तो इसका मतलब है आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो जहां तक चीजें आसान दिखने लगती हैं। दो डेफिनेशन मैंने बता दी। किसी को अगर इसमें दिक्कत है तो जल्दी से मुझे, एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब मैक्सिमम एक्साइटेशन एनर्जी जो है इनफाइनाइट शेल में पहुंचने के लिए, अगर पहुंचाने के लिए, अगर मुझे एक्साइटेशन एनर्जी की बात करनी है, तब मैं इसको बोलूंगा कि यही आयनाइजेशन एनर्जी है इनफाइनाइट शेल में पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर मैं इसको 1 by 1, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते मैं इनफाइनाइट शेल तक पहुंच गया। तो अगर मैंने बाहर वाले शेल से, सबसे बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन हटाकर इनफाइनाइट शेल में पहुंचा दिया, तब तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और यही आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल की। कितना पोटेंशियल मुझे इसके बराबर रखना है, वही जो अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताया था, कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो प्लेट्स के बीच में, कि एक इलेक्ट्रॉन को इतना तेजी से वो दौड़ा दे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, तो वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। अब एक्साइटेशन एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल में नहीं पहुंचा, यहां पहुंच गया। ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल में ना पहुंचकर यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, पहुंचेगा हायर में, ये ध्यान रखना। लोअर में तब आएगा जब लोअर से हायर में आ चुका था, फिर वापस लोअर में जा सकता है। फील्ड में नहीं आएगा, गुंजाइश नहीं है तब नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सोडियम के इलेक्ट्रॉन को, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, मैं सोडियम के इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज दूं वापस, नहीं, आ ही नहीं पाएगा। 9 इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो सकते हैं दूसरे शेल में। हाँ, ये यहां से यहां पर आ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर ये भी आ सकता है, एक 8 में से एक इधर आ सकता है, दो तो हो ही सकते हैं ना आउटर शेल में। ये आ सकता है इधर, ये इधर आ सकता है, थर्ड से फोर्थ में पहुंचेगा, थर्ड से 5 में पहुंच सकता है, थर्ड से 6 में, थर्ड से 7 में, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो इसको कहते हैं हम एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट of an electron to any other higher energy state. Is called excitation energy. करा ये इसलिए रहा हूं डिटेल से आपको एक एक डेफिनेशन, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स पर ही होते हैं। बच्चों को सब कुछ पता होता है, यही नहीं पता होता कि एक्साइटेशन एनर्जी, बस नाम सुन रखा है क्योंकि, तो बस इलेक्ट्रॉन जी कूद गया, जंप कर गया, बस सही से पता हो कि
लोअर से हायर, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में, और हायर का मतलब हायर, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, ये सब हायर ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक होगी, एक्साइटेशन एनर्जीज बहुत सारी हो सकती हैं, किसी डिपेंड करेगा एनर्जी लेवल पर। जैसे मैंने बताया कि ये एनर्जी लेवल 1 है, 1 से 2 में पहुंचा सकते हो आप, 1 से 3 में, 1 से 4 में, 1 से 5 में, 2 से 3 में। अगर ग्राउंड स्टेट इसकी 2 है तो 2 से 3 में, 2 से 4 में, 2 से 5 में। 3 है अगर ग्राउंड स्टेट, 3 से 4 में, 3 से 5 में, 3 से 6 में। तो ये किसी इलेक्ट्रॉन की कई सारी एक्साइटेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी तो एक ही होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल तो एक ही होगा, लेकिन जो किसी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन एनर्जीज हैं वो डिपेंड करेगा कि कौन से शेल में आप पहुंचा रहे हो इलेक्ट्रॉन को, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे। जिस भी शेल में आप पहुंचा रहे हो उसी शेल के अकॉर्डिंग उसकी एक्साइटेशन एनर्जी आपको डिसाइड करनी चाहिए। ये हुई एक बात। अब ये डेफिनेशंस के बाद हम एक और एडिशनल चीज सोच सकते हैं कि किस शेल से किस शेल में जाने पर कितनी कितनी एनर्जी एमिट होती है या रिक्वायर्ड होती है। एमिशन ऑफ एनर्जी या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, दो टाइप की चीजें ही तो हम कर पाए हैं, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहां तक की बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो। बोलो। अगर किसी एटम का हम अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं या एनर्जी लेवल बना दें, अलग अलग एनर्जी लेवल्स हम बना लेते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल बनाने पर क्या करना होगा हमें, शेल नंबर 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 ये सारे बना लिए, केयरफुली बनाए। ये गैप हमने ज्यादा रखा, ये वाला गैप 2, 3 के बीच में कुछ कम है, 3, 4 के बीच में और कम है, 4, 5 के बीच में और कम, 5, 6 के बीच में और कम, ये ध्यान देते हुए अब जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, क्या वर्ड मैंने इसको दिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मींस एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाना, लोअर से हायर में भी एंड हायर से लोअर में भी। अब मैं फिलहाल लेकिन जब हायर से लोअर में भेजूंगा तो यहां एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, रेडिएशन की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। क्या रेडिएशन, जैसे लाइट हो सकती है, जैसे हीट हो सकती है, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है, जैसे इंफ्रारेड हो सकती है, ये सब रेडिएशन कहलाते हैं, जिसमें एनर्जी हो, वेव नेचर वाला कुछ ऐसा, बस एनर्जी रिमूव करनी है, हमें बाहर निकाल देनी है एनर्जी। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां कोई ट्रांजिशन मैंने किया 1 शेल में, शेल नंबर 1 में, इलेक्ट्रॉन 2 से ये 1 में आ गया, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है, 6 से 1 में आ सकता है, 7 से 1 में आ सकता है, किसी भी हायर से 1 में आ सकता है। अगर यहां गुंजाइश है तब की बात हो रही है, डेफिनेटली खाली जगह होनी चाहिए।
अगर पहले से 1 में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, फिर नहीं आ पाएगा। मान लो पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और भी तो आ सकता है। कहां से आ सकता है? हायर से। 1 के लिए हायर क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, सारे हायर ही हायर हैं। एक पॉसिबिलिटी और है कि मैं शेल नंबर 2 में ट्रांजिशन करता हूं। 3 से आएगा, लेकिन 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, हायर से 2 में। इसी तरह से मैं ये ट्रांजिशन कर सकता हूं 3 में। 3 में ट्रांजिशन करूंगा तो 4 से 3 में, 5 से 3 में, 6 से 3 में, 7 से 3 में, 8 से 3 में, हायर से ही किया जाएगा। इसी तरह से ये ट्रांजिशन किया जा सकता है हायर से, यहां से ये ट्रांजिशन हो जाएगा, ये ट्रांजिशन हो गया, ये वाला ट्रांजिशन कर दिया। बीच में भी ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इसमें भी कर दो, वो तो हम कर ही रहे हैं। जितने भी हायर से ला करके, मैं फिलहाल लोअर से हायर वालों को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी वहां रिक्वायर्ड होगी। मैं फिलहाल उन ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं जो हायर से लोअर में आएंगे। तो ये एनर्जी लिबरेट करेंगे, और इन एनर्जी को हम एक नाम देते हैं, इन एनर्जीज को नाम देते हैं जो कोई शेल 1 में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब हम उस पर्टिकुलर रेडिएशन को बोलते हैं कि ये लाइमन सीरीज के मेंबर हैं। हायर से लोअर में आई एनर्जी, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर। अगर ये 1 में है लोअर, तो ये लाइमन सीरीज की एनर्जी है। अगर 2 में है तो ये बामर सीरीज की एनर्जी है। इस एनर्जी को मैं एलेबरेट करूंगा, डिटेल आपको इसकी बताऊंगा। अगर ये नंबर 3 में आ रहे हैं, कहां से आएंगे? 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, तब ये पैशन सीरीज बोली जाती है। सीरीज मतलब 3 में आ रहे हैं 4 से, एक एनर्जी, दूसरी एनर्जी, तीसरी एनर्जी, चौथी एनर्जी, सारी सीरीज को कलेक्टिवली मैं पैशन सीरीज बोलूंगा। और अगर ये 4 में आ रहे हैं, तब इनको बोला जाता है कि ये ब्रैकेट सीरीज। और अगर ये कहीं 5 शेल में, शेल नंबर 5 में हायर से आ रहे हैं, कहां से आएंगे? 6 से आएंगे, 7 से आएगा, 8 से आएगा, 9 से आएगा, 10 से आएगा, एंड सो ऑन। हायर जितने भी हैं सबको इकट्ठा कर लो, तो ये कहलाता है फुंड सीरीज। सीरीज नंबर 1 लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फुंड, और भी हैं इसके ऊपर वाली, लेकिन ये 5 आपको याद रखना। अगर मैं कभी बोलूंगा आगे फ्यूचर में बामर सीरीज, तो आप एकदम से बताओगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से शेल नंबर 2 में आकर के एनर्जी लिबरेट करता है, तो वो एनर्जी बामर सीरीज की एनर्जी कहलाएगी, या वो रेडिएशन बामर सीरीज का रेडिएशन कहलाएगा। तो इनको कलेक्टिवली लाइंस को हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रल लाइन आपको याद रखनी है, अगली क्लास से पहले पहले ये याद होनी चाहिए। इनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो आज के लिए इतना मैं करा रहा हूं। अभी अगर किसी का डाउट कुछ रह गया है तो मुझे बता दो।
इसी को मैं आगे अब इलेबोरेट करूंगा अगली क्लास में। ये जो एनर्जीज मैंने बताई हैं, इन एनर्जीज को हम डिटेल से फॉर्मूले के साथ इलेबोरेट करेंगे कि ये एनर्जी कितनी होगी, कौन सा रेडिएशन होगा, कितनी वेवलेंथ इससे रिलेटेड होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी इससे रिलेटेड होगी। ये सारी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करें।